हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मांग की कीमत लोच। पिछली वीडियो में हमने किया था मांग की लोच किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं। तो आज हम करेंगे उन्हीं में से एक मांग की कीमत लोच और उसकी श्रेणियां। ठीक है, तो देखिए मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। कि मांग की कीमत लोच क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की जो प्रतिक्रिया स्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। कि किसी वस्तु की कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ और उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, उसका जो अनुपात होता है उसको क्या बोलेंगे हम, मांग की कीमत लोच बोलेंगे। मांग की लोच से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग में कितने प्रतिशत कमी होगी तथा कीमत कम होने से मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये हमने मांग के नियम में पढ़ा था ना। तो वही है कि उसका जो अनुपात ये निकलता है वो यहाँ से निकलता है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम कीमत लोच बोलेंगे। ठीक है, मांग की लोच से परिवर्तन की मात्रा ज्ञात होती है। इससे हमें परिवर्तन की मात्रा का पता चलता है कि कितनी मात्रा में प्रतिशत मतलब कितना परिवर्तन हुआ, उसकी मात्रा जो आती है वो इससे हमें ज्ञात होती है। और जबकि मांग के नियम के द्वारा हमें इसकी दिशा का ज्ञात होता है कि जो है हमें ये पता चल जाता है कि मांग अगर कम हो रही, अगर कीमत बढ़ रही है तो हमारी जो मांग है वो कम हो रही है, और अगर कीमत कम हो रही है तो हमारी मांग जो है वो बढ़ रही है। तो हमें सिर्फ दिशा का पता चल रहा है कि मांग कम या ज्यादा हो रही है। और जब ये लोच जो है इससे हमें क्या पता चलता है, मात्रा का पता चलता है कि कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अभी हम इसकी श्रेणियां देखेंगे। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां देखिए, पहले कौन सी है, पूर्णतया लोचदार मांग। किसी वस्तु की पूर्णतया लोचदार मांग से अभिप्राय क्या है, इसका क्या मतलब है, उस स्थिति से है जिससे प्रचलित कीमतों पर मांग अनंत होती है। इस स्थिति में कीमत के बढ़ने से मांग भी शून्य हो जाती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो प्रचलित कीमतें हैं, देखिए जैसे यहाँ पर एक साइड हमने ओ एक्स अक्ष पर क्या ले रखा है, क्वांटिटी, और ओ वाई पर क्या है, हमारा प्राइस है। तो देखिए यहाँ पर अगर प्राइस कितना है, 4 है, तो जो है डिमांड पहले 10 थी, फिर ये यहाँ तक बढ़ी है, 30 तक बढ़ी है। बट अगर जो है प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो इसकी जो डिमांड है वो शून्य भी हो सकती है, शून्य हो जाती है। जो प्रचलित कीमतें हैं उसी पर ही डिमांड जो है वो बढ़ी जा रही है। ठीक है, और अगर मतलब प्राइस बढ़ जाएगा तो वो शून्य हो जाती है डिमांड। तो ये क्या है, हमारी पूर्णतया लोचदार मांग। अभी देखिए पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग कौन सी होती है, किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णतया बेलोचदार होती है जब कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्णतया बेलोचदार मांग कौन सी होती है कि जो जरूरत की चीजें होती हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, चाहे उनकी कीमत बढ़ भी जाए तो भी हम क्या करेंगे, उनको परचेज करेंगे ही करेंगे। तो वो क्या होती है, उनकी जो मांग को हम क्या बोलेंगे, बेलोचदार मांग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ओ एक्स अक्ष पर हमने क्या ले रखी है, क्वांटिटी, और ओ वाई पर प्राइस। ये परसेंटेज देखिए, ये परसेंटेज में ले रखी है। ठीक है, अब ये देखिए प्राइस क्या है, प्राइस अगर 2 है तो भी जो हमने कितने की डिमांड की है, 6 की। 4 हो गया तो भी हमारी 6 की डिमांड है, और प्राइस चाहे कि 6 भी हो गया तब भी 6 की ही डिमांड है। तो ये क्या है, ये जैसे हमारी जो जरूरत की चीजें हम खरीदते हैं, या फिर जैसे किसी चीज की हमें हैबिट है तब भी हम ऐसी चीजें खरीदते हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो डिमांड है वो सेम रहती है चाहे उसका प्राइस चीज का बढ़ भी जाए। तो वो कौन सी मांग कहलाती है, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाती है। अभी हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो ये है ई, ये कितना है, ई 0 है, ये हमारा क्या है, ये मतलब डिमांड को शो कर रहा है, डी। ठीक है, ई किसको शो कर रहा है, इलास्टिसिटी को, कि ये कितनी है, 0 है। अभी यहाँ देखते हैं इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग क्या होती है, इसमें क्या होता है, किसी वस्तु
किसी वस्तु की मांग उस समय इकाई लोच होगी जब कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में भी उतना ही प्रतिशत परिवर्तन होता है। यहाँ पर ई जो है वो 1 के बराबर होता है। तो क्या होता है कि जितनी मांग बढ़ेगी उतनी ही, मतलब बराबर मात्रा में ये होंगी, मांग भी उतनी ही है और जो हमारी कीमत भी है वो भी उतनी ही बड़ी है। तो उसको क्या कहेंगे, इकाई लोचदार मांग कहेंगे। ये देखिए, ये हमारा प्राइस है और ये है क्वांटिटी, और यहाँ पर ये हमारी इतनी डिमांड बढ़ी है और इतनी ही हमारी, इतना प्राइस बढ़ा तो इतनी ही हमारी डिमांड भी बढ़ी है। यहाँ पर ई कितने के बराबर होता है, यहाँ ई 1 के बराबर बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा डी है। डी किसको शो करता है कि डिमांड को, डिमांड कर्व है। ठीक है, डी मांग वक्र को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है कि इसके प्रत्येक बिंदु से बनाए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होता है। तो इसको मतलब ये क्या बना, ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज बन गया तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, और इनके इसके जो प्रत्येक बिंदु से बनाए गए क्षेत्रफल जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है। अभी देखिए 4th पॉइंट देखते हैं, इकाई से अधिक लोचदार मांग। ये क्या है, इकाई से ज्यादा होता है, मतलब किसी वस्तु की मांग इकाई से अधिक या लोचदार उस समय होती है जब उसकी कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में उससे अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है। इसमें क्या होगा कि जितना कीमत में परिवर्तन हुआ, किसी वस्तु की कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ मांग में जो परिवर्तन होगा वो उससे ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर ये प्रतिशत परिवर्तन प्राइस में दिखाया गया है, जितना इसमें हुआ प्राइस में, मांग में उससे अधिक प्रतिशत। ये देखिए यहाँ पर मांग में ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, तो ये कौन सा हुआ, ये इकाई से अधिक लोचदार मांग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी कर्व है। ठीक है, डी कर्व। ठीक है, ये MN पॉइंट है और ये ST पॉइंट है, और E यहाँ पर क्या है, E जो है ये 1 से, E इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अभी देखिए इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग कब होगी, जब किसी वस्तु की मांग इकाई से कम या बेलोचदार उस समय होती है जब उसकी कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। देखो इनके नाम से ही हमें पता चल जाएगा, इकाई से कम लोचदार मांग कब होगी, जब क्या होगा कि किसी वस्तु की कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ मांग में उससे कम प्रतिशत परिवर्तन होगा। और इकाई से अधिक लोचदार मतलब कि जब हमारी जो कीमत है, कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होगा मांग में ज्यादा प्रतिशत परिवर्तन होगा। और इकाई लोचदार मांग तो वो कितना होगा कि दोनों में प्रतिशत परिवर्तन वो है बराबर होगा, कीमत में भी उतना ही और मांग में भी उतना ही परिवर्तन होता है, तो वो कौन सा हुआ, इकाई लोचदार मांग कहलाता है। ठीक है, अभी इसका हम आगे डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, मांग की ये इसमें हमारा ये कर्व है, OX कर्व है। यहाँ पर OX अक्ष पे क्या है, क्वांटिटी, और OY पे क्या है, प्राइस है। अब इसमें क्या है, ये DD कर्व है, और E यहाँ पर क्या है, E इज लेस देन 1। ठीक, मांग की कीमत लोच का माप निम्न 3 विधियों से ज्ञात होता है। कौन कौन सी हैं, कुल व्यय विधि, आनुपातिक विधि और बिंदु लोच विधि। मतलब कीमत लोच का अगर इसे हम इसका इकाई की मतलब लोच निकालते हैं तो वो कैसे निकलती है, 3 विधियों से निकलती है, कुल व्यय विधि से, आनुपातिक विधि से और बिंदु लोच विधि से। और पहली कौन सी है, कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किसने किया था, ये किसने बनाई थी, वो कुल व्यय विधि डॉक्टर मार्शल ने बनाई थी। इस विधि के अनुसार मांग की लोच को मापने के लिए यह मालूम करना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन और वो परिवर्तन किस दिशा में होता है। जब किसी वस्तु के कम या ज्यादा होने का उस पर किए जाने वाले कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। देखिए कुल व्यय विधि में क्या होगा, इस विधि के अनुसार, यहां से देखिए, इस विधि के अनुसार
मांग की लोच को मापने के लिए यह मालूम करना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन किस दिशा में हुआ है। यहाँ पर इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है, जब किसी वस्तु के कम या ज्यादा होने का उस पर किए जाने वाले कुल व्यय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए तो उस पर किए जाने व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो क्या होगा, मांग की लोच इकाई के वहां पर बराबर होती है। दूसरा देखिए, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ जाता है तथा कीमत बढ़ने से कुल व्यय जो होता है वो कम हो जाता है, तो उस वस्तु की मांग क्या कहलाएगी, उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार होगी। ठीक है, जब किसी वस्तु की कीमत कम होने से कुल व्यय कम हो जाता है तथा कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाता है, कि कम होने से तो व्यय कम हो जाता है और कीमत के बढ़ने से कुल व्यय भी बढ़ जाता है, तो उस वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम अर्थात बेलोचदार होगी। अभी हम करेंगे आनुपातिक या प्रतिशत विधि। ये इसकी सेकंड मेथड है। ये इसका भी प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, डॉक्टर मार्शल ने किया था। मांग की लोच का अनुमान लगाने के लिए मांग में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन से भाग कर दिया जाता है। इसमें जितना परिवर्तन होगा ना, तो उसके जो मांग में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ और उसकी कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ उसको आप भाग कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आनुपातिक या प्रतिशत मतलब विधि। और इसका ये एक सूत्र है, इसकी सहायता से हम इसको निकालते हैं। इसके जो है ना सम भी आते हैं पेपर में। इसका जो है ये सूत्र देखिए क्या है, ईडी इज इक्वल टू मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बाई कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। ये देखिए फिर आगे, ईडी इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। इसको देखिए, इस सिंबल को हम डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। यहाँ पर देखिए क्यू क्या है, क्यू हमारी जो होती है वो प्रारंभिक मांग है कि शुरू में जो मांग की गई थी वो इतनी थी। Q1 क्या है, नई मांग जो हमारी बाद में मांग हुई है वो है। P क्या है, प्रारंभिक कीमत की शुरू में कितनी थी, और P1 क्या है जो हमारी नई कीमत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डेल्टा Q1, डेल्टा Q कैसे निकलता है, Q1 माइनस Q। ये यहाँ पर देखिए डेल्टा Q कैसे निकला कि डेल्टा Q1 माइनस Q से निकलता है। ये क्या किसको शो करता है, मांग में परिवर्तन को। डेल्टा P इज इक्वल टू कैसे निकलता है, P1 माइनस में P। ये किसको शो कर रहा है, कीमत में परिवर्तन को। और ये सिंबल किसका है, डेल्टा। डेल्टा क्या है, यह जो चिन्ह है, यह जो निशान है डेल्टा का, ये चेंज को शो करता है कि कितना चेंज हुआ है, ये उसको शो कर रहा है। और ये जो है, ये मैंने इसके बारे में बताया कि ये Q1 क्या है, P1 क्या है। ठीक है, आगे हम करेंगे इसके जो थर्ड मेथड है वो क्या है, बिंदु लोच या आनुपातिक विधि, बिंदु लोच या ग्राफिक विधि। इस विधि का प्रयोग जो है विभिन्न बिंदुओं की मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो विभिन्न बिंदु होते हैं रेखा चित्र पर, उनकी मांग की लोच को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये देखिए एक रेखा चित्र हमने बनाया है। इस रेखा चित्र में ये जो MN है ये एक सरल रेखा दिखाई गई है। इस रेखा के किसी भी बिंदु की मांग की लोच मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये नीचे का लोअर सेगमेंट है बाई अपर सेगमेंट कर देते हैं, तो उसकी जो है मांग की लोच निकलती है। नीचे के हिस्से को ऊपर के हिस्से द्वारा भाग कर दिया जाता है और इसका जो है इस तरीके से हम निकाल लेते हैं मांग की लोच। मांग की लोच बराबर है रेखा का बिंदु से निचला भाग बाई रेखा का बिंदु से ऊपर का भाग। तो आज की इस वीडियो में हमने किया कीमत लोच और उसकी श्रेणियां और उसकी विभिन्न विधियां। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।